Assalamu alaikum. Today we'll discuss about the interdisciplinary branches of biology, and there are five branches, such branches that are biophysics, bioeconomics, biogeography, biometry, and biochemistry, right? And we will discuss them one by one. So first is biophysics. Biophysics deal with the study of principles of physics which are applicable to biological phenomena. कि फिज़िक्स बायोलॉजी इसके अंदर हम लोग फिज़िक्स के उन प्रिंसिपल को स्टडी करेंगे जो कि बायोलॉजी से रिलेवेंट हुआ करते हैं. फॉर एग्जांपल, व्हेन वी टॉक अबाउट आवर लिम्स और आर्म्स, जब हम अपने हाथों और हम अपनी टांगों की और बाजुओं की बात करते हैं, अपने इंसानों के या जानवरों के, दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लिवर इन फिज़िक्स. लिवर का काम क्या होता है? टू पुश द थिंग्स, राइट, टू मूव द थिंग्स. तो हम लोग जब अपने लिम्स की बात करते हैं या अपनी आर्म्स की बात करते हैं तो इनके थ्रू हम लिवर की तरह ही काम ले सकते हैं, राइट. सो इसके अलावा अगर हम शेप्स की बात करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो रिलेवेंट टू बायोफिज़िक्स. डिफरेंट शेप्स, अगर हम अपने डिफरेंट ऑर्गन्स की बात करते हैं तो वो भी बायोफिज़िक्स से रिलेवेंट हुआ करते हैं. हियर इज़ द डायग्राम फॉर बायोफिज़िक्स, बिगिनर्स डायग्राम. इसके अंदर आप लोगों को ये रेड और ब्लू कलर के अंदर डीएनए के स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं. इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, राइट. डीएनए एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हुआ करते हैं जो कि हमारे सेल्स के अंदर हुआ करते हैं. इन द सेम वे ये ऑरेंज और येलो में भी आप लोगों को दिया हुआ है. डीएनए की ही ओपन स्ट्रक्चर को आप लोगों को दिया हुआ है. पर्पल कलर के अंदर आप लोगों को सेल के स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं. तो जब हम इनके पैरामीटर्स को देखते हैं तो द ब्रांच ऑफ biophysics deals such parameters, right. Second branch of interdisciplinary biology की है biochemistry. This deals with the study of chemistry of different compounds and processes occurring in living organism, and the example of this is photosynthesis and the process of respiration in living organism. कि जब हम respiration का process कर रहे होते हैं, what we are taking in, we take in oxygen, एंड व्हेन वी आर एक्सहेलिंग द सेम एयर, जब हम उसी हवा को बाहर निकाल रहे होते हैं तो हमारी बॉडी में इन ऑक्सीजन होती है और कन्वर्ट होकर ये कार्बन डाइऑक्साइड में निकलती है बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट हैपन इन द लिविंग बॉडी, राइट. फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है? दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ फूड मैन्युफैक्चरिंग इन प्लांट्स. के प्लांट्स के अंदर फूड मैन्युफैक्चर करते हैं. प्लांट्स अपनी फूड मैन्युफैक्चर करते हैं थ्रू दिस प्रोसेस इन विच दे यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, and by the combination of these two simple compounds they convert these compounds in the presence of light and chlorophyll into glucose and oxygen, right. So बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होने वाले डिफरेंट जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको देखते हैं और कौन कौन से केमिकल कंपाउंड्स हुआ करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, उन सबको डील किया करते हैं, उन सबको स्टडी किया. दिस इज़ अ रिलेवेंट डायग्राम ऑफ बायोकेमिस्ट्री. दीज आर द फील्ड्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री. इसमें एंजाइमोलॉजी है, मेटाबॉलिज्म है, प्लांट केमिस्ट्री है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, एनिमल बायोकेमिस्ट्री है, सेल बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, जेनेटिक्स वगैरह. दीज ऑल fall in the field of biochemistry, right. In the next we'll talk about the third branch, that is known as biomathematics, or in short biometry. Biomathematics or biometry is a combination of biology plus mathematics, right. It deals with the study of biological processes using mathematical techniques and tools. For example, to analyze the data of animal population, कि अगर हम किसी भी जगह पर animal population को देखना है, for example, if you want to find out the number of cats in your locality, तो आप उसके अंदर cats को find out कर रहे हो तो cats is the part of biology. जबकि जब आप उनका नंबर फाइंड आउट करोगे तो आप मैथ्स के न्यूमरल्स को यूज़ कर रहे होते हैं. तो ये दो फील्ड्स ऑफ साइंसेस को कंबाइन कर रहे हैं. बायोलॉजी कैट्स, क्योंकि कैट्स को ले रहे हो तो कैट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एंड व्हेन एवर वी टॉक अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट बायोलॉजी. एंड जब क्योंकि आप अपनी लोकेलिटी के अंदर उनके नंबर को काउंट करें कि कितनी तादाद में है कैट सपोज, तो आप उस वक्त मैथ्स को ले रहे होते हैं. सो बायोमैथमेटिक्स और बायोमेट्री इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजी प्लस मैथ्स. इसी तरह से अगर हम बात करते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन की थ्रू आउट पाकिस्तान, तो क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स की बात करें दैट मीन वी आर टॉकिंग अबाउट बायोलॉजी.
और हम पॉपुलेशन को फिगर्स में, नंबर्स में काउंट करेंगे, सो इट डील्स विद मैथ्स. सो बायोमेट्री इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स. दिस इज़ अ डायग्राम दैट इज़ रिलेवेंट टू बायोमेट्री. इसके अंदर आपको आई विजन नज़र आ रहा है. डिफरेंट आई चेकअप सब हम करवा रहे होते हैं रिलेवेंट टू आई डिजीज़ और आई साइट, तो हमारे पास फिगर्स में चीज़ आया करती है दैट shows the relation or the application of maths in biology. Biogeography, the fourth branch of interdisciplinary biology, it deals with the study of the occurrence and distribution of different species or different types of living organism in different geographical regions of the world. Means दैट डिफरेंट स्पीशीज़, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स जो हैं वो कितनी क्वांटिटी के अंदर, कितनी तादाद में दुनिया के डिफरेंट रीजन्स के अंदर प्रेजेंट है. यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है एकेशिया की. एकेशिया इज़ अ प्लांट दैट इज़ फाउंड इन डेजर्ट. तो एकेशिया के प्लांट्स को फाइंड आउट सपोज करते हैं कि थ्रू आउट द वर्ल्ड ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं. तो फाइंडिंग्स ये मिली कि ये एकेशिया प्लांट ज़्यादातर डिजर्टेड एरियाज़ के अंदर, रेगिस्तानी इलाकों के अंदर मौजूद हुआ करते हैं. जबकि अगर हम बात करते हैं जो हमारे ग्राउंड एरियाज़ हैं, हिली प्लेसेस हैं, पहाड़ी इलाके हैं, या नॉर्मली जो हमारे एग्रीकल्चरल एरियाज़ हैं जहाँ पे इजीली प्लांट्स की ग्रोथ हो जाती है, वहाँ पे ये प्लांट मौजूद नहीं हुआ करता. इन द सेम वे वी कैन find out in the field of biogeography the number of different types of animals in certain regions of the world, right? Here is a relevant diagram of biogeography that animals unable to cross the ocean would not be found on the island. कि वो जानवर जो कि ओशियंस को या समंदरों को पार नहीं कर सकते वो जजीरों पे नहीं मिलेंगे. सिंपल सी बात है, क्योंकि वो समंदर को पार नहीं कर सकते इसलिए वो समंदर के करीब या समंदर के बीच में जो ड्राई एरियाज़ होते हैं, आइलैंड्स होते हैं, वहाँ पर भी प्रेजेंट नहीं हो सकते. सो ज्योग्राफिकली कहाँ पे एनिमल्स हैं और कहाँ पे नहीं हैं, तो बाकी सब जगहों पे वो एनिमल्स मिलेंगे, लेकिन आइलैंड्स पे नहीं मिलेंगे. क्यों? क्योंकि आइलैंड पे अगर पहुँचना है तो ओशन को क्रॉस करना पड़ेगा थ्रू स्विमिंग और थ्रू फ्लाइंग, क्योंकि अंदर अंदर ये स्विमिंग की या फ्लाइंग की कैपेबिलिटी नहीं होती, इसलिए वो आइलैंड्स के ऊपर प्रेजेंट भी नहीं हुआ करते. सो बायोजियोग्राफी आपकी दो फील्ड्स ऑफ साइंसेस के अंदर रिलेशन प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज़ बायोलॉजी एंड ज्योग्राफी. ज्योग्राफी मीन द अकरेंस ऑफ एनी सब्सटेंस इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. द लास्ट ब्रांच इज़ बायो इकोनॉमिक्स. बायोलॉजी का इकोनॉमी के साथ रिलेशन. इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एन इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू. कि इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से किसी भी ऑर्गेनिज्म की इम्पोर्टेंस क्या होती है, क्या उसका होने या ना होने से इकोनॉमी के ऊपर कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं. फॉर एग्जांपल द कॉस्ट और प्रॉफिट वैल्यू ऑफ द यील्ड ऑफ वीट. वीट की अगर हम बात करते हैं, गंदम की बात करते हैं, तो उसकी ज़्यादा या कम पैदावार से, उसकी मोर और लेस प्रोडक्टिविटी से हमारी इकोनॉमी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है या नहीं. तो ऑब्वियस ही पड़ता है. बीइंग एन एग्रीकल्चरल कंट्री वी नो व्हेनेवर वी हैव मोर क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ वीट, प्रोडक्टिविटी ऑफ वीट की पैदावार, गंदम की पैदावार की जब हमारे पास ज़्यादा क्वांटिटी होगी तो ऑब्वियसली दैट विल प्रोवाइड अस अ प्रॉफिट. इकोनॉमी के लिहाज से ये पॉजिटिव होगी. लेकिन अगर वही गंदम किसी वजह से ख़राब हो जाती है, फ्लडिंग की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो हमारी इकोनॉमी क्या होगी? डाउन होगी, राइट. इसी तरह से हम डिफरेंट पेट्स की बात कर सकते हैं. अगर हम कंट्री साइड्स की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों ने गाय भैंसे वगैरह पाली भी होती हैं. तो उनके पास अगर किसी भी पर्सन के पास वो ज़्यादा क्वांटिटी में है तो वो उसके लिए इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल होगी. और अगर उनमें से कोई बीमार हो जाते, कोई पेट उनका, ठीक है, तो वो उनके लिए क्या होगा? प्रॉफिटेबली लॉस होगा, राइट. आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को समझ आई है. आई विल शो यू द डायग्राम ऑफ दिस एज वेल. यहाँ पे इकोनॉमिकली डिफरेंट चीज़ों की डिस्ट्रीब्यूशन की बात हुई. पीपल आर फोर्स टू फाइंड ऑल्टरनेटिव टू नॉन रिन्यूएबल रॉ मटेरियल्स, क्लाइमेट चेंज, स्केर्सिटी ऑफ नॉन रिन्यूएबल रॉ मटेरियल. यहाँ पे सिंपली आपको जो चार्ट बीच में ग्राफ एक बताया हुआ है, उसके अंदर ये बताया हुआ है कि अगर पॉपुलेशन ग्रो कर जाती है अगले 10 साल में 2030 तक, तो हमें किस चीज़ की कितनी ज़रूरत होगी. अगर आबादी बढ़ रही है अगले 10 सालों में तो उसके लिहाज से ऑब्वियसली खाने पीने की चीज़ें भी ज़्यादा चाहिए होती है. क्वांटिटी ऑफ वाटर, क्योंकि यूटिलाइजेशन वाटर की ज़्यादा हो जाएगी, वो भी ज़्यादा चाहिए होगा.
एनर्जी रिसोर्सेज भी ज़्यादा चाहिए होती है। इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करते हैं तो वो भी ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होगी। तो एक एस्टिमेशन है कि अगर अगले 10 साल में पॉपुलेशन ग्रोथ होती है तो 50% आज के मुकाबले में 50% ज़्यादा फूड चाहिए होगी। इन द सेम वे द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट इज़ अवेलेबल राइट नाउ फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस वुड बी increased by 30%, and the energy requirement would be will increase by 45% by the growth of population, right? So this was all for the branches or relevant branches of biology that are relevant to different other fields of sciences, right?